हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से कुछ दिन पहले मैंने एक को लेंडिंग के ऊपर एक आर्टिकल आया था, वो पढ़ाया था। तो वहाँ पर मैंने कहा था कि अगर आप इसके ऊपर एक डिटेल्ड लेक्चर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में को लेंडिंग टाइप करके जाना। काफ़ी स्टूडेंट्स ने वहाँ पे को लेंडिंग टाइप किया। तो ये वाला लेक्चर पूरी तरह से को लेंडिंग के ऊपर है। मैं पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा को लेंडिंग होता क्या है, इससे किसको फ़ायदा होता है, किसको नुकसान होता है, एग्जाम्पल्स क्या है इसके, सब कुछ यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आप मेरे पीडीएफ को एक्सेस करना चाहते हो और अपडेटेड रहना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल को मेरे ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप मेरे नोट्स को एक्सेस करना चाहते हो तो ज्वाइन का बटन दबा दो इस चैनल पर और आप नोट्स मास्टर को ज्वाइन कर सकते हो। 399 का प्लान है और 500 से भी ज़्यादा पीडीएफ मैं वहाँ अपडेट कर चुका हूँ। सारी योजना एपीआई भी सब आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। लेट्स बिगिन। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो उठता है, व्हाट इज को लैंडिंग? को लैंडिंग होता क्या है? तो को लैंडिंग इज एन इनोवेटिव फाइनेंसिंग मॉडल इन इंडिया दैट इन्वॉल्व्स कोलैबोरेशन बिटवीन बैंक एंड एनबीएफसीज टू मीट द डाइवर्स क्रेडिट नीड्स ऑफ बोरोवर्स। एक सिंपल भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो को लैंडिंग का मतलब है बैंक और नॉन बैंक्स दोनों मिलकर के लोन इशू करते हैं। ये जनरली उनको इशू किया जाता है जिन लोगों को नॉर्मल तरीके से लोन नहीं मिल सकता। वो अंडर बैंक्ड हैं, रूरल एरियाज़ हैं, उनकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, उनका सिविल स्कोर नहीं है बहुत अच्छा। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की मदद करने के लिए को लैंडिंग का कंसेप्ट लेकर आया गया था, जहां पर कि बैंक और एनबीएफसी दोनों मिलकर के उनको लोन देते हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो ऑब्वियसली सबसे पहला जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। क्योंकि बैंक्स और एनबीएफसी दोनों मिलकर के इसको दे रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं आपकी रीच बढ़ती है। बैंक के पास रीच है और एनबीएफसी के पास टेक है। तो टेक्नोलॉजी और रीच दोनों को मिला करके जब आप इसको देखते हो तो प्रायोरिटी सेक्टर में कहीं ना कहीं आप उसको लेंड कर पाते हो लोगों को, और उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करें तो को लैंडिंग मॉडल, सीएलएम मॉडल, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था 2020 में, और उन्होंने उसका जो ओरिजिनल मॉडल था दैट इज को ओरिजिनेशन मॉडल, उसको उन्होंने रिप्लेस किया था और उसकी जगह पर वो सीएलएम मॉडल लेकर आए थे, जिसमें वो ये सारा को लैंडिंग का काम होना है। स्कोप की बात करें तो इसमें सारा ज़्यादातर जो लैंडिंग होती है वो प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग में आती है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, अफोर्डेबल हाउसिंग है, एजुकेशन है, रिन्यूएबल एनर्जी है, एमएसएमईज है। इन लोगों को प्रायोरिटी बेसिस पे लोन यहाँ से दिया जाता है। कैसे काम करता है? तो सबसे पहले लोन ओरिजिनेशन कहाँ से शुरू होता है? तो एनबीएफसी ओरिजिनेट द लोन एंड कंडक्ट द इनिशियल ड्यू डिलिजेंस। सबसे पहले ये सारी कहानी एनबीएफसी से शुरू होती है। तो एनबीएफसी पहले वो इनिशियल ड्यू डिलिजेंस वो करता है। लोन इज अंडर रिटेन जॉइंटली बाय एनबीएफसी एंड द पार्टनर बैंक। और जो लोन होता है वो अंडर रिटर्न जो होता है उसका वो एनबीएफसीज और पार्टनर बैंक दोनों मिलकर करते हैं। ठीक है। सेकंड लेवल पे क्या होता है, फिर लोन शेयरिंग होती है कि बैंक एंड एनबीएफसी शेयर द रिस्क, प्री डिटरमाइंड यूजुअली 80-20। अब यहाँ पे बैंक का जो रिस्क होता है वो 80% है, एनबीएफसी का 20% है। उसका रीज़न ये है कि भाई बैंक के पास एक रिस्क एपिटाइट है जो कहीं ना कहीं उसको इतनी सक्षमता देता है कि वो उतना रिस्क बियर कर सकता है, जबकि एनबीएफसी जनरली खुद ही प्रॉफिटेबल नहीं होते। इसीलिए उनका जो परसेंटेज यहाँ पे रखा गया है वो 20% ही रखा गया है। फिर सर्विसिंग की बात करें तो एनबीएफसी टिपिकली हैंडल्स द लोन सर्विस। तो बेसिकली लोन देने का सारा काम बैंक देखती है और आगे जो लोन का सर्विस है, कलेक्शन है, कस्टमर से इंटरेक्शन है, वो सारा एनबीएफसी देखते हैं। ठीक है। और फोर्थ नंबर पे लोन एग्रीमेंट होता है, जहां पे बोरॉन एक सिंगल लोन एग्रीमेंट साइन करता है जिसमें दोनों एंटिटीज का नाम मेंशन्ड होता है जो को लेंडिंग में इन्वॉल्व है। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस को लेंडिंग का काम करता है। लास्ट स्टेप में मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग। अगेन रेगुलर रिपोर्टिंग आरबीआई को तो आपको करना ही करना है, बट अगेन वो जो मॉनिटरिंग वाला सारा काम है वो भी एनबीएफसी ही देखता है। तो कहीं ना कहीं बैंक का देखा जाए तो डायरेक्ट इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इवन दो उसका रिस्क हाई है। एडवांटेज क्या होते हैं? तो सबसे पहले बैंक के लिए क्या एडवांटेज है? तो ऑब्वियसली एनबीएफसीज की वजह से वो अनडिजर्व्ड एरियाज में जा पाते हैं, पहला फायदा। दूसरा, उनका रिस्क डाइवर्सिफाई होता है। और तीसरा, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में वो कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। दैट तीन बड़े फायदे हैं बैंक्स के लिए। एनबीएफसीज को क्या फ़ायदा होता है? तो एनबीएफसीज को लो कॉस्ट फंड मिल जाता है बैंक से जो वो आगे लेंड करते हैं। प्लस उनकी कैपेसिटी इसमें बढ़ती है। प्लस उनके कोलैबोरेशन, जब उनके साथ किसी बैंक का नाम आके जुड़ता है तो बहुत सारे लोग उनसे लोन लेने आ जाते हैं, बहुत सारे लेंडर्स आते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न वाई एनबीएफसीज को यहाँ पे अच्छा फ़ायदा होता है। बोरोवर्स को क्या फ़ायदा होता है? तो ऑब्वियसली उनको एक तो नॉर्मल रूट से लोन ही नहीं मिल सकता था, तो पहले तो उनको वहाँ से एक लोन मिलने की पॉसिबिलिटी बन जाती है, उनको चीप क्रेडिट अवेलेबल हो जाता है। प्लस बहुत सारी ऐसे रीजंस हैं जहाँ पर कि फॉर्मल बैंकिंग अभी भी पहुँच नहीं पाया है, तो इस वजह से एनबीएफसीज वहाँ पे अपने टेक्नोलॉजी को लेकर के कहीं ना कहीं वहाँ बेटर ऑपरेट कर सकते हैं और वो कहीं ना कहीं उन लोगों को लोन दे सकते हैं। और इकोनॉमी को क्या फ़ायदा होता है? तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ता है, क्रेडिट गैप्स कम होते हैं, रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ के लिए भी फॉर्मल
फाइनेंसिंग कहीं न कहीं शुरू हो पाती है। चैलेंजेस क्या-क्या आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला चैलेंज आता है, ऑपरेशनल इश्यूज़ बहुत आती हैं, क्योंकि बैंक और एनबीएफसीज़ के बीच में जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, अंडरराइटिंग होती है, उसमें कई बार कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पे उनकी बातचीत मिल नहीं पा रही है। इस तरह के इश्यूज़ बहुत आते हैं। प्लस कंसिस्टेंसी बना के रखना और इसके स्टैंडर्ड्स को बना के रखना, क्रेडिट स्टैंडर्ड्स को बना के रखना, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बैंक कहीं न कहीं लोन तो दे रहा है, बट आगे का सारा इंटरैक्शन जो है वो एनबीएफसीज़ करते हैं, राइट? तो वो बहुत मैटर करता है। रिस्क शेयरिंग की बात करें, बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट रहता है, क्योंकि 80-20 है, तो कहीं न कहीं रिस्क शेयरिंग को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट रहता है। अगर कोई डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो वो कहीं न कहीं एक अच्छा खासा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस की बात करें तो ऑब्वियसली सारा कंट्रोल तो आरबीआई ही देखती है, तो हर तरह का ट्रांसपेरेंसी तो यहाँ पे ऑपरेशंस में रहता है। बट वो कहीं न कहीं रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस लगातार आरबीआई चेंज करती रहती है, और उसकी वजह से को-लेंडिंग करने में आपको दिक्कत होती है। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, हाँ, ये मैंने उस आर्टिकल में भी कहा था कि एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बैंक का सिस्टम अलग तरह से काम करता है, एनबीएफसी का सिस्टम अलग तरह से काम करता है। दोनों के टेक्नोलॉजी को सीमलेस इंटीग्रेट करना आसान काम नहीं है, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, इसलिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और अवेयरनेस, तीसरी चीज़, जो को लेंडिंग मॉडल है उसके बारे में इतना लोगों को पता नहीं होता है, उतनी अवेयरनेस नहीं होती, तो कई बारी कुछ कुछ एरियाज़ में लोग आपके को लेंडिंग मॉडल होने एग्जिस्ट करने के बावजूद भी लोग वहाँ से आके लेंडिंग लेने में लेंड करने में विश्वास नहीं रखते। आरबीआई की गाइडलाइंस क्या कहती हैं इसको लेकर के, उसके बारे में बात करें तो रिस्क शेयरिंग, बैंक क्लियरली कहता है आरबीआई कि भाई बैंक को 80% शेयर करना है और एनबीएफसी को 20% करना है। दूसरा, प्राइसिंग को लेकर, इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन इज डिटरमाइंड बाय कंबाइनिंग द बैंक एंड एनबीएफसी रेट्स। यहाँ पे जो लोन का जो रेट डिसाइड होता है वो बैंक और एनबीएफसी के रेट दोनों को लेकर, उसके प्रोपोर्शन को निकाल के, उनके कंट्रीब्यूशन को निकाल के, उसके हिसाब से उसकी प्राइसिंग को डिसाइड किया जाता है। ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो बोरोवर्स मस्ट रिसीव ऑल द इन्फॉर्मेशन, कोई भी अगर आप इन्फॉर्मेशन बना रहे हो प्राइसिंग को लेकर के, तो उसकी सारी कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, सब आपको ट्रांसपेरेंसी से उसको बताना है। एग्जाम्पल्स देखिए कुछ कुछ को लेंडिंग के इंडिया में कौन कौन से, तो एसबीआई और अदानी कैपिटल का बहुत अच्छा पार्टनरशिप है एमएसएमईज को लेकर के। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक और इंडिया बुल फाइनेंसिंग का काफ़ी अच्छा को लेंडिंग मॉडल बनाया हुआ है उन्होंने, वो अफोर्डेबल हाउसिंग लोन के लिए है। इसके अलावा एक्सिस बैंक और ईसीएल फाइनेंस का को लेंडिंग है, जो कि प्राइवेट सेक्टर लोनिंग में करता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो मैंने वो कुछ यहाँ पर ला के दे दिए। इम्पैक्ट ऑफ को लेंडिंग क्या पड़ता है, तो पहला जो बनता है वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन। सबसे बड़ा फायदा यहाँ पे जो होता है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन में मिलता है, क्योंकि वो लोग जिन लोन ले ही नहीं सकते थे, फॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट ही नहीं थे, वो लोग भी कहीं ना कहीं इसका हिस्सा हो पाते हैं। सेकंड, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कर पाते हो आप, कहीं ना कहीं बैंक एफिशिएंटली उन एरियाज को टारगेट करना चाहती है बट कर नहीं पाती, एनबीएफसी की वजह से उनका रीच बढ़ जाता है। क्रेडिट ग्रोथ की बात करें तो ओवरऑल जो क्रेडिट की अवेलेबिलिटी टू द इकोनॉमी है वो भी बढ़ता है, क्रेडिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा होता है बिकॉज ऑफ दिस। एंड सपोर्ट टू एनबीएफसीज भी मिलता है, एनबीएफसी जिनको हमेशा लिक्विडिटी का चैलेंज रहता है, प्रॉफिटेबिलिटी का चैलेंज रहता है, तो बैंक के आ जाने से वो सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा को लेंडिंग, और फिर अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।